हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम HPAS की आंसर की को डिस्कस करेंगे। इसमें स्पेशली हम सीसेट को कवर करेंगे जो कि मैथ का पोर्शन है। ये एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में हुआ है। तो चलिए और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर आर कंसिडेंट। मतलब सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर जो होते हैं ना वो एक जगह पे लाई करते हैं। तो ये कौन सी ट्राइंगल है? ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज जिसको हिंदी में कहते हैं। उसमें सेंट्रोइड और जो ये ऑर्थोसेंटर है ना वो यहाँ पे सेंटर में एक ही जगह लाई करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ओ इज पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट O है। इसको A B C लिख लेते हैं। AO BO CO मीट साइड्स BC CA AB एट DEF। जो AO BO CO है, ये जो है ना, ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? DEF पे मिलते हैं। किसकी साइड पे? BC पे। D मतलब जो B और C है इसका मिड पॉइंट क्या है? D, ये वाला यहाँ पे, ये D है। और CA का E है। और AB का F है। AB का F है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये तो मिड पॉइंट होगा ना। जो E D और F जो है ये इन सब का, जैसे AC का मिड पॉइंट है E, AB का मिड पॉइंट है F और B का मिड पॉइंट है D। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ये रेशियोज होती हैं जैसे CO अपॉन AO, ठीक है, ये रेशियो किसके इक्वल होगी? EC अपॉन AE। वैसे ही दूसरे केस में होगी AO अपॉन OB इज इक्वल टू AF अपॉन FB। वैसे ही तीसरे में CO अपॉन OB इज इक्वल टू BD अपॉन CD। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो सारे एप्स में कट जाएंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ पे CO जो है नीचे लिखना था CO, क्योंकि OB यहाँ पे ना OB और CO, ठीक है, तो यहाँ पे OB आना है। ये कट जाएगा, ऊपर नीचे A ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो सारे कट जाएंगे। यहाँ पे इस साइड तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए? EC ऊपर होना चाहिए, BD ऊपर होना चाहिए और AF ऊपर होना चाहिए। तो कौन से केसेस में है? BD CE AF। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए मंकी क्लाइम्स 30 feet एट द बिगिनिंग of each hour, rest for a while, when he slips back 20 feet before again starts climbing in the beginning of the next hour। पहले क्या करता है? 30 फीट जाता है, ठीक है, उसके बाद 20 फीट फिर नीचे जाता है जब अगली बार क्लाइम करने के लिए स्टार्ट करता है। तो ठीक है, तो अगर वो 8 बजे स्टार्ट करता है ना तो वह 120 फीट को कितने टाइम पे पहुंचेगा? मतलब 120 फीट ग्राउंड से ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, वो 30 चलता है, मतलब 30 चलता है और 20 डाउन हो जाता है, मतलब +30 -20। तो टोटल आउटकम क्या है 1 घंटे की? 10 फीट आई ना। अब 10 फीट 1 घंटे की आउटकम है, उसको जाना है 120। लेकिन हम इससे एक स्टेप पीछे आते हैं, तो 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 फीट चल जाएगा ये कितने टाइम में? 9 घंटे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जंप जो लगाएगा तो 30 की लगाएगा ना, वो सीधा वापस थोड़ा ना आएगा, क्योंकि वो पहुंच गया इसके बाद वापस नहीं आएगा। तो जब 30 की लगाएगा तो सीधा पहुंच जाएगा 120 फीट पे। तो 9 जमाए कितना, टोटल 10 घंटे हो गए, ठीक है। तो 10 घंटे जब हो गए तो कितने बजे स्टार्ट किया था? 8 बजे स्टार्ट किया था। 8 से लेकर 8 बजे तक कितने होते हैं? 12 घंटे। तो 2 घंटे कम कर देंगे, मतलब 6 बजे तक। तो 6 PM पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज टॉम कुन सैड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग। कुंजो मैप मीन्स डॉग्स एंड हॉर्सेस। मुट टॉम को मीन्स डंकीज आर मैड, ठीक है। अब इनमें कॉमन वर्ड देखने हैं पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पे
कौन से कॉमन वर्ड है? डॉग्स आर बार्किंग है, यहाँ पे कुन है, यहाँ पे भी कुन है, और यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन है? यहाँ पे डॉग्स आर बार्किंग, तो आर बार्किंग है इसमें, ये अलग है, और इसमें एंड हॉर्सेज है। डॉग्स डॉग्स दोनों में कॉमन है, तो कुन मीन्स क्या हो गया? डॉग्स। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड आ गया। उसके बाद मुट टॉम को मीन्स डंकीज आर मैड। यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे टॉम है, यहाँ पे टॉम है, मतलब टॉम का मतलब क्या है? आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे? विच वर्ड दैट मीन्स बार्किंग। बार्किंग का मतलब क्या है यहाँ पे? अब डॉग्स आर तो हमने निकाल लिया, क्या है? टॉम कौन, तो सैड का मतलब क्या है? बार्किंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे, ये सीरीज दी हुई है, इसमें क्या करना है हमने? जो मिसिंग नंबर निकालना है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ध्यान से देखने पर इस सीरीज में क्या है, जो प्रीवियस नंबर का सम जो है ना, इसमें अगले में दिया हुआ है। जैसे 11 और 7 का सम करेंगे तो 18 आएगा, 11 और 18 का करेंगे तो 29, वैसे ही करके यहाँ पे हमने क्या करना है? 29 और 47 का सम करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? 76 आंसर आ जाएगा। 7 9 16 76, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर, देन इन सेम वे लीडर इज रिलेटेड टू। अब कैप्टन सोल्जर से रिलेटेड है, मतलब सोल्जर का ही कैप्टन होता है ना। अब यहाँ पे लीडर जो है ये पार्टी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में नेता ही होते हैं, तो लीडर जो है उसके फॉलोअर से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द ऑड वन पेयर अमॉन्ग गिवन इज। इन सब में ऑड वन पेयर कौन सा है? ऑप्शन है शू लेदर, आयरन रॉड, टेबल वुड, शर्ट, फैब्रिक। अब इस सबको ध्यान से देखेंगे तो जो पहली चीज है ना, ये टेबल, ये दूसरी का प्रोडक्ट है। मतलब वुड से टेबल बनता है, लेदर से शू बनते हैं, फैब्रिक से शर्ट बनती है, लेकिन रॉड से आयरन थोड़ी ना बनता है, तो आयरन से रॉड बनती है ना, तो ये जो है ये ऑड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन ए रो ऑफ बॉयज तुषार इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। अब तुषार जो है ना, ये लेफ्ट से 13th पे है, एंड राम इज 17th फ्रॉम द राइट। अब राम जो है वो राइट से 17th पे। ठीक है, ये 17th लिख देते हैं, यहाँ पे राम लिख देते हैं। इन दिस रो तुषार इज 11th फ्रॉम द राइट। अब तुषार की ही हमें एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा ना। जैसे एक जो है ना, इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ से है, तो ये लेफ्ट से 13 पे है, राइट से 11th पे है। ठीक है, तो अगर राइट से 11th पे है, लेफ्ट से 13 पे है, तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं रो में। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेगी? लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्या होता है? इसकी पोजीशन 2 बार आ जाती है ना, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे 13 जमा 11 -1, तो 13 और 10 कितने हो गए? 23 हो गए। अब 23 टोटल बॉयज है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? देन द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट इज। लेफ्ट से राम की पोजीशन कितनी है, मतलब इधर से राम कितने नंबर पे है? तो इधर से तो राम 17 पे है ना, तो क्या करते हैं? 23 -17 कर देते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है, +1 क्यों करेंगे? क्योंकि इससे राम की पोजीशन चली जाएगी ना, तो राम की पोजीशन के लिए +1 तो होना चाहिए। तो 23 से 17 के कितने बचे? 6 जमा 1 कितना हो गया? 7। तो राम की पोजीशन कितनी है? 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे 6 भी दिए गए, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली पता लग रहा है ना, अगर यहाँ से 17वें नंबर पे है तो 23 ले जाते इसको, 18 19 20 21 22 23, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 6 पोजीशन जो है ये तो राम की नहीं, राम तो इधर है ना, तो 7वें नंबर पे आएगा राम। ठीक है, तो यहाँ से ही पता लग जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दी गई है? ये नीचे वाली कुछ अरेंजमेंट है, इसको हमने देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अरेंजमेंट क्या है? 6 फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग इन क्लोज सर्कल फेसिंग सेंटर। तो ये सर्कल बना लेते हैं, ABCDEF इधर लिख लेंगे हम, लेकिन पहले देखते हैं कैसे कैसे बैठे हुए हैं। तो क्या है? सेंटर को फेस करें सारे सारे। E इज टू द लेफ्ट ऑफ D, तो E जो है वो D के लेफ्ट में है, तो D यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड यही हुई ना। एंड C इज बिटवीन A एंड F, A एंड F के बीच में C है, तो A F बीच में C है। ठीक है, सॉरी A एंड B के बीच में ना, A एंड B के बीच में। F इज बिटवीन E एंड A, और E और A के बीच में F है, तो E तो यहाँ है, F इधर होगा, A इधर होगा,
उसके बाद सी इधर होगा और बी इधर होगा, ये तो सारा ही बन गया। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन सा है, तो बी के लेफ्ट में तो डी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज ऑन द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में कौन है, देखते हैं सी के राइट में कौन है, ये राइट में ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो डी यहाँ है थर्ड लेफ्ट में, मतलब पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, तो ए है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। वो इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और सी तो कोई नहीं है इसके बीच में, दोनों साथ साथ में बैठे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन डी है, नो वन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डिवीजन की जगह क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डिवीजन डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये देखो ये नंबर कितना हाई हो रहा है, ये भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उतना फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, और प्लस की जगह डिवीजन है, प्लस की जगह यहाँ पे डिवीजन है। कहने का मतलब ये है कि जो यही है इसमें से जो कि इतनी वैल्यू देगा, बाकी तो बहुत ही हाई वैल्यू देंगे ना, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, वैसे मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रिलेटेड लेटर्स टू कंप्लीट द एनालॉजी, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, रिलेटेड लेटर्स क्या है इसमें, अभी ए जो है, अगर ये वाले इससे रिलेटेड है तो इससे कौन रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर है तो यहाँ पे 26 लेटर है। ठीक है, मतलब दोनों का सम मिलकर 27 बन रहा है। तो अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डब्ल्यू है, अब डी कौन सा लेटर होता है, फोर्थ लेटर होता है ना, और डब्ल्यू कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है आपका 23 होगा ना ये, तो ये भी मिलकर 27 बना रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर 27 बनाना चाहिए। अब सी कौन सा लेटर है, थर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा लेटर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, 24th लेटर है। ठीक है, तो वैसे करके यहाँ पे एक्स तो एक ही जगह पे है, बाकी पे तो है नहीं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द टू स्टेटमेंट्स 1 and 2, हैज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इम्प्रूव्ड द क्लासरूम टीचिंग, ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्लासरूम टीचिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन कौन सी इसकी, स्टेटमेंट पहली है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मल्टी सेंसरी बेस्ड, मल्टी सेंसरी बेस्ड है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया कि हाँ भाई ये मल्टी सेंसरी बेस्ड है। ठीक है, और दूसरी बात है कि टीवी लेसन सप्लीमेंट द क्लासरूम टीचिंग, इसमें क्या बताया गया कि जो टीवी लेसन है ना, इनसे क्लासरूम टीचिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, एक सप्लीमेंट टाइप है क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 ही जो है ये इसको पूरा कर रही है, मतलब ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है इसे हम समझ सकते हैं कि हाँ क्लासरूम टीचिंग में इससे हेल्प मिल रही है। और 1 से तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि 1 तो लग रही है कि हाँ भाई इसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे ओनली 2 से ही लग रही है। वैसे इसमें मुझे डाउट लग रहा है, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वैसे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 54, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज, अब क्या है कि फर्स्ट 4 नंबर का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, यह है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 54 जो है इसका एवरेज है, एवरेज 54, तो इसकी जगह 54 ही होगा ना, तो मतलब क्या होगा 51, ये क्या हो जाएगा 53, 55 हो जाएगा और 57 हो जाएगा। ठीक है, 54 होगा, 54 प्लस 3 57 हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट क्या है, मतलब 51 और 55 का प्रोडक्ट क्या है, तो 51 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा
5 एकम 5, 5 पंजा 25 और ये भी वैसे आ जाएगा 255। तो 5 5 5 10 0 1 5 7 और 1 8 और 2 2805 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन ए सर्टेन वे डार्क इज रिलेटेड टू फियर, सेम वे ऑनेस्टी इज रिलेटेड टू। अब ऑनेस्टी किसके रिलेटेड है ये देखना है हमने। तो डार्क जो है वो फियर से रिलेटेड है, मतलब जब अंधेरा होता है तो डर लगता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी कब होती है? जब ट्रस्ट होता है, ठीक है। ट्रस्ट ही होता है, उसी के बाद ऑनेस्टी होती है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए लीप ईयर जनवरी 26 इज फ्राइडे, द डे ऑफ अगस्त 15th अगस्त 15th इन द सेम ईयर इज। तो लीप ईयर है, सबसे पहले लीप ईयर है हमें पता है। तो जनवरी 26 को फ्राइडे है, 26 जनवरी को फ्राइडे है। तो इसके बाद हम और डेज कैलकुलेट करते हैं। जनवरी में कितने दिन बचे? 26 के बाद 27 28 29 30 31, मतलब 5 दिन जनवरी के आ गए। फेब्रुवरी के कितने आ गए? और डेज गिनने ओनली, ठीक है। फेब्रुवरी इसमें 29 का होगा तो और डेज आ गया 1। उसी तरह मार्च में और डेज आ गए 3, अप्रैल में आ गए 2, मई में आ गए 3, जुलाई में आ गए, सॉरी जून में आ गए 2, जुलाई में आ गए 3 और अगस्त के अभी 15 दिन है तो एक और डे आ गया। और डे हम कैसे निकालते हैं? ये जो जैसे अगस्त का निकाला ना 15, 15/7 करेंगे तो 2 से कट जाएगा पूरा, लेकिन बचेगा क्या? 1। तो एक जो है ये और डेज बचता है, ठीक है। पूरा कटने के बाद जो बचता है वो और डेज है। तो अभी देखते हैं ये और डेज भी, हम ये टोटल डेज हैं, इनमें से जो हम और डेज निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 7 का पेयर बनाते हैं, जैसे 3 3 6 और 1 7, ये हो गया। 3 और 4 7, ये भी हो गया। तो 5 और 1 6 बचा ना, मतलब टोटल डेज के आगे 6। मतलब अभी फ्राइडे है तो इससे 6 दिन आगे लेंगे ना हम। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो 6th डे कौन सा होगा? थर्सडे होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड इज। तो चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर कितने होते हैं? अब ये 64 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 64 तो खाली उसमें बॉक्सेस ही होते हैं, ये बॉक्सेस मतलब स्क्वायर ही होते हैं। लेकिन इनको मिला के जो स्क्वायर बनता है वो भी तो निकालना हमें। इसको निकाल के बनेगा, इसको निकाल के बनेगा। तो इसको सिंपल, ये तो आंसर मुझे पता है 204 है, लेकिन कैसे निकालते हैं? इसमें करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, जमा 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसी तरह अप टू सोन 1 के स्क्वायर तक करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 204। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन 7 मिनट। अब आप सभी को पता है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री मूव करेगा? 7 गुणा 6 42 डिग्री। ये कैसे निकालते हैं? ये जब 60 मिनट घूमता है तो 360 डिग्री कवर करता है ना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ऐसे करके ये निकल आता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, फर्स्ट कंटेनर इज हाफ फुल, पहला क्या है? हाफ फुल है। द सेकंड कंटेनर इज 1/3 एंड द थर्ड इज एम्प्टी। सेकंड क्या है? 1/3 है और थर्ड जो है एम्प्टी है। इफ ऑल द वाटर इन द कंटेनर्स इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द कंटेनर्स। अगर पूरे वाटर को हम सभी में इक्वली डिवाइड करें तो कौन सा पार्ट, मतलब कितना कितना हिस्सा आएगा जो भरा होगा कंटेनर का, ठीक है। तो पहले तो टोटल वाटर कितना होगा, तीनों को मिलाएंगे तो टोटल वाटर कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 = 3 × 2 और 5/6 आ गया, मतलब ये टोटल वाटर है। अब इसको तीनों में डिवाइड करना है ना, तो एक एक में कितना आएगा? तीनों में डिवाइड करेंगे मतलब इसको गुणा 3 कर देंगे, तो 5/18 पार्ट जो है वो एक एक कंटेनर में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। अब विड्थ जो है वो 3/4 क्या है? लेंथ के है। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 300 स्क्वायर मीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ कितना है? 300। तो लेंथ हमें पता है, लेंथ ही है, विड्थ कितनी है? 3/4 लेंथ है, 300 आ गया। तो ये एल स्क्वायर हो गया बराबर 4 × 300/3 हो गया, ये कट गया। तो एल कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। रूट कर लिया ना 400 का, तो 20 आ गया।
तो लेंथ हमारे पास 20 हो गई, तो विड्थ कितनी होगी? विड्थ होगी 3/4 ऑफ लेंथ, मतलब 5 गुणा 3 15 आ गया, ये 20 रखा, ये 5 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 15 ये आ गया विड्थ और लेंथ आ गया 20 हमारे पास। तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा 5 मीटर का। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजय एंड उदय आर फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू मीट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन ए गिवन फिक्स्ड डे। There is a condition that whoever arrives first will not wait for the other for more than 15 minutes. The probability that they will meet on that day. अब ओनली 15 मिनट वेट करना उन्होंने, ठीक है। तो इससे लेकर इसके बीच में, एक से लेकर दो के बीच में कितने 60 मिनट होते हैं ना, 15 मिनट उन्होंने वेट करना है। तो मतलब कितने टाइम की प्रोबेबिलिटी है कि वो, जैसे मान लो पहले एक आया, ठीक है, पर दूसरा नहीं आया, तो 45 मिनट हो गए ना उसके, कि क्योंकि 15 मिनट तक तो आ जाएगा वो, 45 मिनट में नहीं आएगा ना, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आ गई ना, एक की आ गई, उसके बाद दूसरे की भी यही आएगी, क्योंकि अगर मान लो दूसरा आया तो फिर पहले वाला नहीं आएगा, तो ये आ गई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? नहीं आने की। तो ये आ गई 3/4 गुणा 3/4, मतलब 9/16 आ गया, ठीक है। ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो मिलेंगे नहीं आपस में, ठीक है। अब मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक में से घटा देंगे, 1 - 9/16, तो क्या आएगा? 7/16। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आफ्टर गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% एंड 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 216, ठीक है। देन द मार्केट प्राइस इज, यहाँ पे मार्केट प्राइस होना चाहिए था। अभी 2 डिस्काउंट दे दिए इन्होंने, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उसमें टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्काउंट होता है x + y - xy/100। तो x और y जो है ये 2 डिस्काउंट्स हैं, 10 + 20 - 10 × 20/100, तो 30 माइनस ये कट गया, मतलब 2 आ गया, मतलब 28% जो है वो टोटल डिस्काउंट दिया इनको। तो 28% टोटल डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, मतलब 72% वैल्यू रही ना उसकी। अब सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? 216 आ गया, ठीक है। तो 216 क्या है? एक्स का 72% है ना। क्यों है 72%? क्योंकि एक्स जो था वो मार्केट प्राइस था, ठीक है। उसका 216, सॉरी, उसका 72% रह गया अभी, क्योंकि 28% तो डिस्काउंट हो गया। तो कितना आ गया? 216। तो एक्स क्या हो जाएगा? 216 गुणा 100/72, इसे 3 बार चल जाएगा तो 300 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इफ द नंबर्स ऑफ ओरिजिनल डायगोनल्स of n-sided polygon is 50% higher than its number of sides, then the polygon is a polygon क्या होगा? जब उसके डायगोनल क्या होंगे? 50% हाइयर होंगे, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल होता है n × n - 3/2, ये डायगोनल्स का फॉर्मूला है। तो डायगोनल्स क्या है? 50% हाइयर देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड क्या है? n है ना। तो 50% हाइयर का मतलब है कि एक में 1/2 और ज्यादा है। 50% 1/2 होता है ना ऑफ n, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2n हो जाएगा। अब 2 तो कट जाएगा, n भी कट जाएगा, तो n - 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा? 6। तो n अगर 6 है, मतलब नंबर ऑफ साइड 6 है, तो किस में होती है वो? यहाँ पे हेक्सागन में होते हैं ना, हेक्स का मतलब होता है 6, तो हेक्सागन मतलब 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। In a certain way 137 + 276 = 435, then in the same way 731 + 672 will be equal to, अब कितना होगा जब अगर ये इसके इक्वल, ये प्लस ये इक्वल टू 435 है, तो 137,276। अब यहाँ पे देखो, ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है। 7 6 13, ठीक है। अब एक कैरी ओवर हो गया, 7 और 3 10, एक कैरी ओवर हो गया। जिसमें भी एक एक कैरी ओवर हो रहा है ना, उसमें ये ट्रिक इसमें लग रही है। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसमें से कैसे निकालना है? 7 6 13 है ना, 13 में से 5 गए तो 8 बच गए। यहाँ पे
7 और 3 10 है, ठीक है, और एक इसमें आया था कैरी ओवर होके 11, तो 11 में से 3 गए तो भी 8 बच गए हमारे पास, ठीक है। तो ये 8 बनना चाहिए। अब और 2 और 1 तो 3 है ना, तो इसमें कैरी ओवर होके एक आ रहा है, तो ये 4 ही वैसे ही बन गया, क्योंकि उसमें जिसमें 10 से वैल्यू ऊपर बन रही है उसमें ये आ रहा है। तो इसमें भी सेम अप्लाई करके देखते हैं हम। 2 और 1 3 हो रहा है, तो ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 तो इसी में है पहले, चलो अगला देखते हैं। 7 और 3 10 है, ठीक है, 10 में से 2 गए तो 8 बन गया। 6 और 7 13 है, 13 और 1 14 हो गया है, 14 में से 6 गए तो फिर भी 8 बन गया ये, ठीक है। तो वैसे करके कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ए नंबर इज, ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, द नंबर इज, देन द नंबर क्या होगा? अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज करते तो हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो डिक्रीज कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्र बाई 100, 10 का स्क्र बाई 100, मतलब एक ही आ गया ना, तो 1% से डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हाउ मैनी ट्राइंगल्स देयर इन फिगर पी क्यू आर एस? पी क्यू आर एस में कितनी ट्राइंगल्स हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो इंडिविजुअली ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल आ गई। फिर ये जो बाहर वाली हैं, ठीक है, 4 ये भी होंगी, 4 ये आ गई। उसके बाद कौन सी बची? ये वाली बची है, ठीक है, तो 4 ये भी होंगी ना, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एलॉय। एलॉय का कितना है? 200 ग्राम है, ठीक है। हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5? अब कॉपर को ऐड करना है, जिंक को सेम ही रखना है। तो पहले रेशियो देख लेते हैं कॉपर और जिंक का कितना कितना है। अब 5 3 है, अब जिंक एंड कॉपर करना, कॉपर का कितना इसमें 3 है, तो कॉपर को निकाल लेते हैं, अभी कितना है? 3/8 आ गया, गुना 200 आ गया, ठीक है। अब ये 25 से जाएगा, 25 या 75, तो 75 अभी कॉपर है। अगर 75 कॉपर है तो जिंक कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है। जिंक 125, कॉपर 75। हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5? अब कॉपर को ऐड करना है, जिंक को सेम रखना है, मतलब जिंक जो है वो 125 ही रहा, कॉपर को मान लिया x मान लिया बाद में फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो रेशियो कितनी होगी? 3/5। तो 125 गुणा 5 बराबर बटा 3 आ गया, गुणा x। तो ये फाइनल अमाउंट कितना हो गया? 625/3 हो गया, ठीक है। अब ये फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है जब इसमें एक्स्ट्रा कॉपर ऐड कर दिया था। तो एक्स्ट्रा कॉपर कितना ऐड किया? पहले कॉपर कितना था? 75, 75, और बाद में कॉपर कितना हुआ? 675, तो माइनस कर देते हैं ना, 625/3 माइनस 75, 75 इंटू 3, 7 3 21, 210, 5 3 15, तो होता है 225। तो कर देते इसको माइनस, 625 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 3, तो 400 आ जाएगा सीधा, 400/3। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन सही है। 133 को 3 से गुणा करेंगे, जमा 1 करेंगे तो 400 आएगा, 400/3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हैवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर। अभी पहले हमारे पास स्टेटमेंट दी है कि जो हैवियर कॉइन है वो कॉस्टलियर है। राम्स कॉइन इज हैवियर देन मोहन्स कॉइन्स। तो राम का कॉइन क्या है? मोहन के कॉइन से हैवियर है, मतलब राम का कॉइन कॉस्टलियर होगा ना। एंड कॉस्टलियर देन रमेश, ठीक है। अब राम का कॉइन जो है रमेश के कॉइन से कॉस्टलियर है। नरेश कॉइन इज कॉस्टलियर देन योगेश। तो नरेश का कॉइन जो है कॉस्टलियर है योगेश के कॉइन से। रमेश कॉइन इज कॉस्टलियर देन मोहन्स कॉइन, और रमेश का कॉइन क्या है? मोहन से कॉस्टलियर है। तो द ऑनर ऑफ द कॉस्टलियर कॉइन इज, अभी यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, नरेश, राम, रमेश, योगेश। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन राम आता है, लेकिन यहाँ पे नरेश योगेश दिए हुए हैं। अब नरेश योगेश का रिलेशन तो इनसे है ही नहीं। अगर इनसे रिलेशन होता तो हमें फाइनल पता लग जाता। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, इनअप्रोप्रिएट डाटा, ठीक है। कंप्लीट डाटा नहीं दिया हुआ इसमें ना,
तो चलो जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से तो राम ही सही ऑप्शन लग रहा है। तो दोस्तों ये थी HPAS प्रीलिम्स की आंसर की CSAT सेक्शन की। ये पहला पार्ट है, अभी भी आगे बहुत से क्वेश्चन करने के लिए हैं, तो जल्द से जल्द मैं उनकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।